हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग देखते हैं भाई, मान लेते हैं 2 पॉइंट्स कहीं भी दिए गए हैं, एक Z1 है और सेकेंड पॉइंट्स आपने लिया Z2। Z1 और Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस इक्वल टू आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। कहीं भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 गिवन हो, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। Z1 माइनस Z2 कीजिए और उसका आप मॉड ले लेते हैं, इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस आपको मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन फार्मूला। इंटरनल डिवीजन। Z1 Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जिसको जो कि इसको M और N के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। Z1 Z2 2 पॉइंट्स थे, एक वेरिएबल पॉइंट Z है, M और N के रेशियो में Z1 Z2 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो Z पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर आपको बताना हो तो आप लिख सकते हैं Z इक्वल टू M Z2 प्लस N Z1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। तो आपने देखा Z इक्वल टू M Z2 प्लस N Z1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। एक्सटर्नल डिवीजन, Z1 Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z आपको गिवन है, ये जो है Z1 और Z2 को M और N के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो है इसको M और N के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू आप लिख सकते हो M Z2 माइनस N Z1 डिवाइडेड बाई M माइनस N। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। Z1 Z2 Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे हैं। मान लेते हैं भाई एक ट्रायंगल आपको गिवन है, इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेज है Z1 Z2 और Z3 फाइंड आउट करना है। ये आपको गिवन है Z1 Z2 Z3 इसके वर्टिसेज है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिखना चाहते हो 1/4। डिटर्मिनेंट्स आप बना दो, Z1 Z2 Z3, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट 1 1 1 और फिर इसका आप मॉड ले लीजिए। तो ये आप देखोगे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। कहीं भी Z1 Z2 Z3 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर के एक ट्रायंगल बना रहे होते हैं। तो उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। In case of equilateral triangle, Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बना रहे हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन में Z1 Z2 Z3 में क्या रिलेशन होगा, इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जिस समय Z1 Z2 Z3
तीनों वर्टेक्स मिलकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए Z1, Z2, Z3 में एक रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब आप देखो, अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों ही साइड लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, तो आप ऐसा ले सकते हो mod of Z1 minus Z2 equal to mod of Z2 minus Z3 equal to mod of Z3 minus Z1 इक्वल टू के एज्यूम कर लेते हैं। तीनों साइड लेंथ इक्वल होगी और इस साइड लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम के एज्यूम कर लेते हैं। अब आप देखो mod of Z1 minus Z2 इक्वल टू के, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों ही तरफ स्क्वायर करते हैं। आपको आइडिया है Z बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है Z कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर। यहां पे आपने स्क्वायर किया, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी से मॉड Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो Z1 माइनस Z2, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू के स्क्वायर। इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं और के स्क्वायर को इधर शिफ्ट करते हैं, तो आप लिख सकते हो 1 Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट अपॉन के स्क्वायर। तो ये आपने देखा भाई 1 Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट अपॉन के स्क्वायर। सिमिलरली Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट अपॉन के स्क्वायर। 1 Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट अपॉन के स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर देते हैं। जैसे इन तीनों को आपने ऐड किया तो 1 Z1 माइनस Z2 प्लस 1 Z2 माइनस Z3 प्लस 1 Z3 माइनस Z1 इक्वल टू आप देखेंगे 1 के स्क्वायर कॉमन लेंगे, सभी कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 0। तो Z1, Z2, Z3 अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इनमें रिलेशन होता है 1 Z1 माइनस Z2 प्लस 1 Z2 माइनस Z3 प्लस 1 Z3 माइनस Z1 इक्वल टू 0। यहीं पे आप एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस रिजल्ट्स को आपको याद रखना होगा, इसका अच्छा खासा यूज होता है। कहीं भी आप याद रखिए Z1, Z2, Z3 किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इनमें रिलेशन होता है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। एक एग्जांपल नोट कीजिए। Z1 and Z2 are roots of this equation if Z1 and Z2 are roots of Z square plus AZ plus B equal to 0 and origin Z1 Z2 form an equilateral triangle, then find relation between
ए एंड बी। एग्जाम्पल लिया कि Z1 और Z2 जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ओरिजिन Z1 Z2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। ए और बी में क्या रिलेशन होगा इसे आपको फाइंड आउट करना होगा। आइए देखते हैं। जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन के टू रूट्स हैं Z1 और Z2। जेड स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी इक्वल टू एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन के टू रूट्स Z1 और Z2 आपको गिवन है। सम ऑफ द रूट्स आप लिखते हैं Z1 प्लस Z2 इक्वल टू माइनस ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स Z1 इंटू Z2 इक्वल टू कितना आएगा B। We know that if Z1, Z2, Z3 form an equilateral triangle, then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1। Z1 Z2 Z3 अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। हियर Z3 इक्वल टू 0। इस एग्जांपल देखिए Z3 को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं 0 से। तो Z3 के प्लेस पे जैसे ही आपने 0 रखा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 Z1 इंटू Z2। तो आपने देखा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। दोनों ही तरफ 2Z1 Z2 ऐड कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पे 2Z1 Z2 ऐड कर दिया आपने तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स Z1 Z2। दोनों ही तरफ हम लोगों ने 2Z1 Z2 ऐड किया आपने Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स Z1 Z2। इस फर्स्ट इक्वेशन में Z1 प्लस Z2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए माइनस ए, Z1 Z2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए b, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3b। तो आपसे कहा गया था फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन a एंड b, तो आपने देखा a स्क्वायर इक्वल टू 3b आ गया। जैसे इन्होंने कहा भाई इस इक्वेशन के रूट Z1 और Z2 हैं, आपको आइडिया लग गया। जैसे ही कहा जा भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तुरंत आपको याद रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल कंडीशन होती है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू दिस। और हम लोगों ने देखा भाई Z3 की वैल्यू कितनी होती है 0। आपने Z3 की वैल्यू को 0 पुट किया, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2। 2Z1 Z2 बोथ साइड आपने ऐड किया तो आपका आंसर आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 3b। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। If 4Z1 minus 7Z2 plus 3Z3 equal to 0, then Z1, Z2, Z3 represents फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं वर्टिसेज ऑफ of 4 ऑप्शन दे दिया। Z1, Z2, Z3 में एक रिलेशन गिवन है 4Z1 माइनस 7Z2 प्लस 3Z3 इक्वल टू 0। आपने देखा भाई Z1, Z2, Z3 में रिलेशन गिवन है 4Z1 माइनस 7Z2 प्लस 3Z3 इक्वल टू 0। तो ये Z1, Z2, Z3 जो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं
ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, या आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे, या कोलिनियर होंगे, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे आपको बताना होगा। ट्राई कीजिए आप लोग। डिवाइडेड बाई 7, 7 को आप 4 + 3 लिख सकते हो। अब आप ऐसे देखो कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। इसको 4 ले लें और इसको 3 ले लें, तो आप देखो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला जो अभी हमने आपको सिखाया, अगर इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करें Z2 = 4Z1 + 3Z3 डिवाइडेड बाई 4 + 3, तो Z2 पॉइंट्स Z1 और Z3 को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। Z2 डिवाइड Z1 एंड Z3 पॉइंट्स इंटरनली, इसका मतलब तीनों ही पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो Z1, Z2, Z3 आर कोलिनियर। आपने देखा तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर आ रहे हैं, तो आपने क्या बोल दिया, Z1, Z2 एंड Z3 आर कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। Let Z = x plus iy be a complex number where x, y belongs to integer. Let Z = x plus iy be a complex number। और साथ में क्वेश्चन में ये भी कह रहे हैं कि भाई x और y यहाँ पे जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमेशा अपने पास इंटीग्रल वैल्यू को ही रखेगा। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन ये था आपका, लेट Z = x plus iy be a complex number where x, y belongs to integer. Find out the area of rectangle whose vertices are the roots of this equation. Find out the area of rectangle whose vertices are the roots of this equation z bar का क्यूब plus z bar z cube equal to 350. Let Z = x plus iy be a complex number where x, y belongs to integer. Find out the area of rectangle whose vertices are the roots of this equation z bar का क्यूब plus z cube Z bar equal to 350 आपको गिवन है। आइए देखते हैं। Z bar का क्यूब प्लस Z bar Z क्यूब इक्वल टू 350। अब आपने देखा भाई Z बार को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड Z स्क्वायर। Z बार को हम लिख सकते हैं मॉड Z स्क्वायर Z बार का स्क्वायर प्लस Z बार को लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर इक्वल टू 350। आपने मॉड ऑफ Z स्क्वायर को कॉमन ले लिया, Z बार का स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर इक्वल टू 350। मॉड ऑफ Z की वैल्यू x प्लस आई वाई है, मॉड Z
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy), यहां पे माइनस 2i(xy) कैंसिल आउट, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 350, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 175। देखो आपसे कहा गया था जेड एक्स प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसे एरिया का रेक्टेंगल निकालना था, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना था, हुज वर्टिसेज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, उस रेक्टेंगल के जो वर्टेक्स होंगे इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया ऐसा आया, लेकिन अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें उस कॉम्बिनेशन को लेना होगा जब x और y की वैल्यू इंटीजर आएगी। 175 इंटू 1 आप ले सकते हो इसको, इसको देखो आप ऐसा भी लिख सकते हो 25 इंटू 7, इसको आप 35 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को उस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना होगा जिसको सॉल्व करने पे x और y की वैल्यू इंटीजर आए। आप इस कॉम्बिनेशन को लेके देखिए, इन दोनों को लेके देखोगे आपको x और y की वैल्यू इंटीजर नहीं मिलती है। इस कॉम्बिनेशन में आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 25 लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना लिया 7, दोनों को ऐड कर दीजिए। आपने ऐड किया, कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। यहीं पे x की वैल्यू को आपने ऊपर पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। ये आपके वर्टेक्स मिल गए। अब देखो एक रेक्टेंगल बना रहा है, तो रेक्टेंगल आप बनाओ। अब देखिए यहां से रेक्टेंगल के 4 वर्टेक्स आपको मिल जाएंगे, x4 y3, x को -4 y को 3, x -4 y -3, x4 y -3, ये 4 कॉम्बिनेशन आपने बना लिया। दोनों को पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 कॉम्बिनेशन बन गए। अब इस रेक्टेंगल की ये साइड लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 4 8, ये साइड लेंथ कितनी हो जाएगी 3 + 3 6। किसी भी रेक्टेंगल की साइड लेंथ मालूम हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना तो आप जानते ही हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8 × 6 48 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन में गिवन था x + iy be a complex number where x y belongs to integer. Find out the area of rectangle whose vertices are the roots of this equation. एक ऐसे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना था जिसके चारों वर्टेक्स जो होंगे इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। इस इक्वेशन को हमको सिंप्लीफाई करना होगा। तो आपने देखा भाई z बार मॉड z स्क्वायर, z बार मॉड z स्क्वायर कॉमन ले लिया, कुछ ऐसा आ गया। z की वैल्यू आपने यहां पे x + iy रखा, तो मॉड ऑफ z स्क्वायर x स्क्वायर + y स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया आपने 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 350। 2 से आपने कैंसिल किया 175। आपने यहां पे देखा है x और y की वैल्यू को इंटीजर कह रहे हैं, इंटीजर इंटू इंटीजर, इनका प्रोडक्ट टू इंटीजर के फॉर्म ब्रेक करना था। 175 इंटू 1 25 7 35 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप 175 लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप 1 लीजिए। इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके देखोगे एक्स वाई की वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेगी, इस कॉम्बिनेशन में भी नहीं मिलेगा। आपने जैसे इस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट किया, एक्स की वैल्यू +-4, वाई की वैल्यू +-3 आ गई। 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, दोनों ही पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन। तो रेक्टेंगल की ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 4 8,
ये वाली लेंथ हो जाएगी 3 + 3 6। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको लिखना हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिख सकते हो 48 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट डालते हैं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसे देखिए, मान लेते हैं 2 पॉइंट्स यहां पे दिए गए थे, Z1 Z2। ये 2 एक फिक्स्ड पॉइंट्स आपको इस लाइन पे दिए गए हैं। अब Z1 Z2 से मान लेते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन है। इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इस लाइन पे अगर हम देखें तो मान लेते हैं एक वेरिएबल पॉइंट कोई Z है, ये एक वेरिएबल पॉइंट R लिया, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर Z रिप्रेजेंट कर रहा है। तो Z पॉइंट का जो लोकस आएगा ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। आपको हम ये दिखाना चाहते हैं भाई, Z पॉइंट का जो लोकस आएगा ये हमेशा P और Q पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की अगर परपेंडिकुलर लाइन होगी, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं। तो आप देखो, अगर मान लेते हैं Z पॉइंट से, P पॉइंट से और Q पॉइंट से डिस्टेंस निकाली जाए और ये दोनों ही डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, ऑलवेज इक्वल है। एक बात का ध्यान रखिएगा, Z पॉइंट से इस पॉइंट की और इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ये डिस्टेंस अगर हमेशा इक्वल आती है तो Z पॉइंट का जो लोकस होगा इन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी। P और Q, Z1 और Z2 2 पॉइंट्स आपको दिए गए थे। एक R पॉइंट Z हमने लिया, इस पॉइंट का लोकस अगर हम निकालें और कंडीशन ये रखें Z पॉइंट की P पॉइंट से और Q पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम हो। Z पॉइंट की P पॉइंट से और Q पॉइंट से डिस्टेंस अगर हमेशा सेम आती है तो Z पॉइंट का जो लोकस होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट Z be a point distance. Let Z be a point which is always equidistant from the points Z1 and Z2. अब Z पॉइंट की Z1 से और Z2 पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल आती है, तो आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2। हमेशा ये डिस्टेंस अगर इक्वल आ रही है तो आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2। दोनों ही तरफ स्क्वायर करते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसा लिखो, Z माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z माइनस Z2 Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखें क्या लिखेंगे आप,
Z1 कॉन्जुगेट, या आप ऐसा लिखो Z का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1, Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इस पोर्शन को आप इस साइड शिफ्ट करो, इसके साथ ले आओ, इसके साथ आप ले आए तो Z दिस माइनस Z कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाएगा, प्लस Z2 कॉन्जुगेट, तो Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। यहां पे आप देखेंगे माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस Z2 Z कॉन्जुगेट को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो प्लस Z2 Z कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ये आपने ऐसा लिख दिया। अगेन देखिए Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट, यहां पे से आप Z कॉन्जुगेट कॉमन ले लीजिए, Z कॉन्जुगेट आपने कॉमन लिया तो Z2 माइनस Z1, Z कॉन्जुगेट आपने दोनों में से कॉमन लिया Z2 माइनस Z1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर, उस साइड आप शिफ्ट कर दीजिए मॉड Z1 स्क्वायर, यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया तो माइनस Z1 प्लस Z1 माइनस माइनस प्लस मॉड Z1 स्क्वायर, तो मॉड Z1 स्क्वायर को आपने उस साइड शिफ्ट किया तो मॉड Z2 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गई। होल इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। होल इक्वेशन में अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z कॉन्जुगेट Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ये आपने देखा भाई मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ये जो लाइन है ये Z1 और Z2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस कैन बी रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन joining points Z1 and Z2। तो Z1 और Z2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी, आपका क्या लिखना होगा Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z कॉन्जुगेट Z1 माइनस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। एक बार फिर से समझो आप, Z1 और Z2 2 पॉइंट्स आपको गिवन थे, आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी थी जो लाइन इसके हमेशा क्या आ रही थी, परपेंडिकुलर आ रही थी। अब मान लेते हैं इस लाइन पे एक पॉइंट Z है, तो अगर Z पॉइंट की Z1 और Z2 दोनों ही पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम आती है तो वे पॉइंट हमेशा उसकी परपेंडिकुलर लाइन पे पाया जाता है। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हमने लिखा मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। आपने स्क्वायर किया, उसके बाद सिंप्लीफाई करते समय थोड़ा हमने अरेंज किया, Z लिया तो Z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 इंटू दिस, Z इंटू दिस माइनस Z2 इंटू दिस। आपने इसको जब इस साइड ले आया तो Z कॉमन हो गया, Z से Z कैंसिल हो गया, Z2 माइनस Z1। यहां पे मल्टीप्लाई किया आपने माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट आया आपका, ये टर्म आप देखिए माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z कॉन्जुगेट आपने लिखा, तो आपने मल्टीप्लाई किया होगा यहां पे माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। यहां से आपने देखा Z2 कॉन्जुगेट मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, इस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर को आपने इधर शिफ्ट किया, मॉड Z1 स्क्वायर
ये फाइनली जो है आपका आंसर आ गया। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा। ये आपका रिजल्ट होता है Z1 और Z2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है हमेशा उसके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। Equation of line in parametric form. इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग लाइन की इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो भाई 2 पॉइंट्स हमने लिया Z1 और Z2। इन 2 पॉइंट्स Z1 और Z2 पॉइंट से पास आउट होने वाली एक लाइन की इक्वेशन हमको लिखनी है। तो आप देखेंगे Z1 और Z2 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की जो इक्वेशन लिखेगी Z के रिस्पेक्ट में आएगी। भाई Z क्या है? वेरिएबल पॉइंट है। Z1 और Z2 क्या है? फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। तो Z पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग एक लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। तो Z आपका क्या होता है? वेरिएबल पॉइंट होता है। Z1 और Z2 यहाँ पे क्या? फिक्स पॉइंट होता है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। इसको अगर ऐसा लिखें हम लोग Z इक्वल टू Z1 प्लस कोई कांस्टेंट आपने लिया T, Z2 माइनस Z1। Z इक्वल टू Z1 प्लस T, Z2 माइनस Z1। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो Z इक्वल टू Z1 प्लस T Z2 माइनस T Z1। Z इक्वल टू 1 माइनस T Z1 प्लस T Z2। तो ये जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात उठती कि आपने ऐसा क्यों लिखा। यहां पे बात उठती भाई आपने ये लाइन अगर ऐसे लिखी हुई है तो आपने क्यों लिखा। इसके लिए देखो हम इसको दो तरीके समझा सकते हैं। फर्स्ट आप देखिए वेक्टर तरीके से। जैसे जब आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो वेक्टर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अभी आगे हम आपको वेक्टर सिखाएंगे तो वहां पे सिखाएंगे। वेक्टर में होता है इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। वेक्टर इक्वेशन ऐसे लिखने की बात आती है, इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। एक ऐसे वेक्टर की इक्वेशन लिखिए जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट जा रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और किसी दिए गए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है। तो उस वेक्टर की इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं r माइनस ए वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट इनटू बी वेक्टर। r माइनस ए वेक्टर, ए पॉइंट से जाने वाले वेक्टर की इक्वेशन लिखनी है तो आपने लिखा r माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर्स के पैरेलल लिखना है तो कांस्टेंट इनटू बी वेक्टर, या वेक्टर r को आपने ऐसा लिखा ए वेक्टर इक्वल टू प्लस के टाइम्स बी वेक्टर। ये उस वेक्टर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ए पॉइंट से जा रहा है और किसी दिए गए वेक्टर्स बी वेक्टर्स के पैरेलल है। यहीं पे एक टर्म और यूज होता है, इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। अगर मान लो कहीं पे दो फिक्स्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, उन टू फिक्स्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको मालूम है तो वेक्टर की इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, कोई भी वेक्टर इटसेल्फ वेक्टर के पैरेलल होता है, कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। ए पॉइंट से पास आउट होने वाला वेक्टर क्या होगा? r माइनस ए वेक्टर। अच्छा, इसी वेक्टर को आप लिख सकते हैं फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर v वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये वेक्टर को आपने क्या लिखा? r माइनस ए वेक्टर। इसी वेक्टर को आप b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, कोई वेक्टर इटसेल्फ वेक्टर के पैरेलल होता है तो कांस्टेंट इनटू दिस वेक्टर। उस साइड आप ले गए
वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस दिस, तो 1 माइनस के इंटू ए वेक्टर प्लस के टाइम्स वी वेक्टर। इससे आप इसको मैच कराइए। टी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, के क्या है कांस्टेंट, ए और बी क्या है दो पॉइंट्स है, ए और बी क्या है दो पॉइंट्स है जहां से वेक्टर पास आउट है। वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो दो पॉइंट ए और बी से पास आउट होने वाले वेक्टर इक्वेशन लिखना था, आर इक्वल टू 1 माइनस के इंटू ए वेक्टर प्लस के इंटू बी वेक्टर। आपने यहाँ पे देखा जेड इक्वल टू 2 पॉइंट Z1 Z2 से जाने वाली लाइन इक्वेशन लिखनी थी, 1 माइनस टी इंटू Z1 प्लस टी इंटू Z2, आपने ऐसा लिख दिया। इसी बात को अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई इसको आप ऐसे लिखिए, Z इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू Z1 प्लस टी इंटू Z2 अपान 1 माइनस टी प्लस टी। अब बताओ इस स्टेप से अगर इस स्टेप को लिखें तो कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, टी से टी कैंसिल हो गया, सेम वही लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा लिखने से आपको क्या दिख रहा होगा, 1 माइनस टी इंटू और टी। अब देखो यहां से जेड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखना हो तो 1 माइनस टी इंटू Z1 टी इंटू Z2 अपॉन दिस। इसका मतलब है जेड पॉइंट्स Z1 और Z2 को, जेड पॉइंट्स Z1 और Z2 को टी और 1 माइनस टी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जेड पॉइंट जो यहां पे दिया गया है Z1 Z2 को जो है टी और 1 माइनस टी के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जेड Z1 Z2 तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट जेड Z1 Z2 आर कोलिनियर, जेड Z1 Z2 आर कोलिनियर। और तीनों ही पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो इनमें जो रिलेशन बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो z इक्वल टू 1 माइनस टी Z1 प्लस टी इंटू Z2। अगर आप चाहो तो 1 माइनस टी को एक नए कांस्टेंट से भी रिप्लेस कर सकते हो। भाई टी कांस्टेंट है तो 1 माइनस टी भी क्या होगा, एक नया कांस्टेंट होगा। तो आप z इक्वल टू के Z1 प्लस टी Z2 करके इस लाइन की इक्वेशन को भी आप लिख सकते थे। तो देखो हमने क्या सिखाया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन आपको लिखनी थी तो आपने यहां पे Z लिया, Z1 Z2। वेक्टर कॉन्सेप्ट का भी आप यूज कर सकते थे, इंटरनल डिवीजन वाले फॉर्म को भी यूज कर सकते थे, और इस कॉन्सेप्ट पे हमने यहां पे लाइन की इक्वेशन को लिखा इन पैरामेट्रिक फॉर्म। सेकेंड कॉन्सेप्ट लेते हैं, in non-parametric form। in non-parametric form। इसको देखो आप ऐसा भी लिख सकते थे, Z1 Z2 एक पॉइंट Z है, तीनों ही कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो आपको आइडिया है कि तीनों ही पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे, इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0। अभी हमने आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिखाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/4 Z Z1 Z2 Z कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट 1 1 1 का मॉड। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था। इफ Z Z1 Z2 आर कोलिनियर, अगर तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इफ Z Z1 Z2 आर कोलिनियर, अगर ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आप देखेंगे इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया कितना आएगा, 0 Z Z1 Z2 Z कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट 1 1 1 0। आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि Z1 और Z2 पॉइंट से पास आउट करने वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस कैन बी रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points
Z1 एंड Z2 इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आएगी कि भाई Z1 और Z2 दो पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन को क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने आज आपके सिखाया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने इक्वेशन ऑफ लाइन सिखाया पैरामेट्रिक फॉर्म में, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में। नेक्स्ट वीडियो में जो कल वीडियो आएगा उस वीडियो में इसका हम आपको डेरिवेशन देंगे, इसमें और भी केसेज आपको डिस्कस करेंगे। तो आपको दोनों वीडियो को कंबाइन करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हमने कई पॉइंट्स आपको सिखाए, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रायंगल का एरिया, सेक्शन फार्मूला, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या यूज होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे केसेस हमने आपको डिस्कस कर दिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखा, कोई लाइन दी गई है उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने डिस्कस किया पैरामेट्रिक फॉर्म में, और सेकंड हमने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आज इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी का जस्ट आगे वाला होगा, तो उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो चीजें सारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं आईटी में आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग किसी भी टॉपिक्स को छोड़ के नहीं रख सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करें।